बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। आज हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये 7-8 चीज़ें आती हों, इस सिस्टम को जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। वो 7-8 चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। सबसे पहले जो है वो हमारे पास पेयर ऑफ टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, रेट टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस या जिसे दूसरा डक्टस डिफरेंस कहा जाता है, यूरिथ्रा और पेनिस। ये 7 चीज़ें मिल के एक सिस्टम बनाती हैं और इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। देखिए, ये हमारे पास एक पूरा का पूरा टेस्टिकल का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आपको यहाँ पे ये वास डिफरेंस नज़र आ रही है। इसका काम हम पढ़ते हैं। देन फिर हमारे पास एपिडिडाइमस है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे रेट टेस्टिस कहा जाता है। इसका काम भी बताता हूँ आप लोगों को। और ये जो अंदर आपको बहुत सारी क्विल्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। बाकी ये जो है एपिडाइमस की क्या है? टेल है, नीचे वाला पोर्शन। तो हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस टॉपिक को किस तरह से समझ सकते हैं। भाई, मैंने आपको बताया कि अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो टेस्टिस हैं वो पेयर में पाए जाते हैं। अगर सिंगल है तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे टेस्टिस, और अगर जो पेयर है उसे हम इस तरह से लिखेंगे। थोड़ा सा स्पेलिंग आई और ई का फ़र्क है। बहरहाल, टेस्टिस को डिफाइन करने का तरीका ये है कि ये मेल के जो हैं वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का समझा चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर के अंदर कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन किस तरह से होती है, फॉर्मेशन। तो आप वो लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टेस्टिस के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम इस इमेज को गौर से देखें तो इस इमेज के अंदर यहाँ पे अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे लोब्यूल बने हुए हैं। ये एक लोब्यूल है, फिर ये दूसरा लोब्यूल है, फिर ये तीसरा लोब्यूल है, ये चौथा लोब्यूल है, ये 5 लोब्यूल है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ये कहता है कि ईच टेस्टिस कंटेन लोब्यूल्स। हर टेस्टिस के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? लोब्यूल्स पाए जाते हैं। उन लोब्यूल्स के अंदर आप लोग क्या देख रहे थे? बहुत सारी जो है वो हाईली क्विल्ड ट्यूब्यूल्स पाई जा रही थी। इस तरह से बहुत सारी ट्यूब्यूल्स पाई जा रही थी। इन ट्यूब्यूल्स को क्या कहा जाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अच्छा, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आपने याद रखना है 3 किस्मों के जो हैं वो सेल्स पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये मैं फेडल से आप लोगों को पढ़वा रहा हूँ, ठीक है? हमारे सिंध के अंदर इतना ये एडवांस नहीं लिखा हुआ। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपको 3 किस्मों के सेल मिलते हैं। एक हमारे पास लैडिक सेल्स हैं, दूसरे हमारे पास सर्टोलाई सेल हैं और तीसरे हमारे पास स्पर्मेटोगोनियल सेल है। हम देख लेते हैं कि इन सेलों का जो काम है वो क्या होता है, किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। भाई, सर्टोलाई सेल्स जो हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में मदद करते हैं। देखो, जब मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़वाई थी तो लास्ट में हमने जो बनाया था स्ट्रक्चर उसे स्पर्मेटिड्स कहा जाता है ना। आप लोगों ने देखा था 4 स्पर्मेटिड्स बने थे। तो उस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, फिर यहाँ पे आ जाना तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो लास्ट में बने थे स्पर्मेटिड्स जो कि मेच्योर स्पर्म नहीं कहलाते। तो इनको मेच्योर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? सर्टोलाई सेल्स चाहिए होते हैं। ये सर्टोलाई सेल क्या करते हैं? इन स्पर्मेटिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं, इनकी डेवलपमेंट करवा के यहाँ से क्या बना देते हैं? स्पर्म्स बना देते हैं। सो द सर्टोलाई सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्टोलाई सेल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने में मदद करते हैं। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में लास्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी थी वो स्पर्मेटिड थी, लेकिन हम स्पर्मेटिड नहीं चाहते, ये इमेच्योर फॉर्म है। हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो? स्पर्म्स हो। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, स्पर्मेटिड से स्पर्म को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? सर्टोलाई सेल, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये सर्टोलाई सेल्स जो स्पर्मेटिड्स को स्पर्म्स में जो डेवलपमेंट करते हैं, तो इसके लिए हमें एक केमिकल मैसेंजर चाहिए जो कि मैसेज लेके आए। उस केमिकल मैसेंजर, उस हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सही है, मैं चैप्टर 3 के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ओके। वैसे ये जो है FSH, ये फीमेल का हार्मोन है ना। फीमेल के अंदर इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आगे चल के बता भी दूंगा आपको इसी टॉपिक के अंदर जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद सर्टोलाई सेल दूसरा क्या करता है? एक तो काम हुआ ये, दूसरा ये करता है सर्टोलाई सेल प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द स्पर्मेटिड्स टू डेवलप इनटू द स्पर्म्स। भाई, कोई अगर आपसे पूछे कि ऐसा क्या करता है सर्टोलाई सेल जो स्पर्मेटिड्स हैं वो स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये नॉरिशमेंट, ये जो स्पर्मेटिड्स हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस में लास्ट में बने थे, ये इनको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो उनको जैसे हम एनर्जी देते हैं, नॉरिशमेंट देते हैं, तो जो स्पर्मेटिड्स हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं? स्पर्म के अंदर। और ये भी याद रखना है, उनको मैसेज कौन देता है? इनको मैसेज देता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि बेसिकली एक फीमेल का हार्मोन है। मेल के अंदर ये काम करता है।
ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हमारे पास सेल है वो है लेडिक सेल्स, ठीक है। अब भाई ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, लेडिक सेल्स एक अदद हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और इस हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए हमें एक और केमिकल मैसेंजर चाहिए जिसका नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी मैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ये वो हार्मोन होता है जो कि लेडिक सेल्स को मैसेज देता है कि आप किसको सीक्रेट करें, टेस्टोस्टेरोन को। भाई टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। हमारे पास एक होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिनकी बेस पे हम उनको अलग अलग क्लास में रखते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जिस तरह से हमारे फेस के ऊपर हेयर होते हैं, बियर्ड होती है, मस्टैचेस होते हैं, हमारी वॉइस जो है वो थोड़ी सी डीप होती है, हमारी बॉडी के मसल्स बल्क होते हैं, ज़्यादा होते हैं। सो दीज आर ऑल दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये ह्यूमन बींग के अंदर कौन प्रोवाइड करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड करता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से किस जगह से सीक्रेट होता है, लेडिक सेल से। किसके इन्फ्लुएंस के अंदर इसको मैसेज कौन देता है, LH देता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और आपने याद रखना है ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये प्योर फीमेल का हार्मोन है और मेल के अंदर ये क्या काम करता है ये सामने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दे देता है तो फिर ये FSH की और LH की जो प्रोडक्शन होती है उसको कहता है कि बस आपका जितना काम था आपने वो कर दिया, अब फर्दर हमें सिक्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इनको स्टॉप करने का काम भी किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। सही है बच्चा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रेड टेस्टिस। अब देखें हमारे पास क्या हुआ, जो स्पर्मेटिड्स थे वहां से जो है स्पर्म बन गए, उनको हम नॉरिशमेंट दी, वो बन गए। अब हम चाहते हैं कि वो फुली क्या हो जाए, मेच्योर हो जाए अच्छे तरीके से, बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकाल के एक और ट्यूबुलर नेटवर्क है जो कि आपको इस इमेज में मैंने दिखाया इस तरह का, ये रहा। दिस इज द नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल्स, आपको नजर आ रहा होगा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। जब यहाँ पे स्पर्म बन जाते हैं तो यहाँ से निकल के फिर एक अगले स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। इन्हें कहा जाता है रेड टेस्टिस। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन स्पर्म्स की फर्दर मैचुरेशन होती है, ये और भी यहाँ पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो ये कहता है कि रेड टेस्टिस क्या है, एक ट्यूबुलर नेटवर्क है जो कि स्पर्म को रिसीव करता है, कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और यहाँ पे जो है स्पर्म्स वो फर्दर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है एपिडिडाइमस। आप लोगों ने इमेज के अंदर एपिडिडाइमस को देखा होगा। एक ये 6 मीटर की जो है वो लंबी डक्ट होती है, आप लोगों ने देखा था इस तरह से, बिल्कुल इसकी टेल भी थी। और इस डक्ट को क्या कहा जाता है, एपिडिडाइमस कहा जाता है। यहाँ पे स्पर्म होते हैं स्टोर। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है PMC के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कई बार ये आप लोगों की PMC की टेस्ट में क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं। वहाँ पे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और फर्दर मैचुरेशन होती रहती है, और भी ज़्यादा मैच्योर होते रहते हैं, ठीक है। अब आपके जो स्पर्म्स हैं वो एपिडिडाइमस के अंदर क्या हो चुके हैं, स्टोर हो चुके हैं। जब भी मैटिंग होती है या फिर कॉपुलेशन होती है, मैटिंग कॉपुलेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल का जब यूनियन होता है, तो फिर क्या होता है कि उस वक्त स्पर्म जो है वो एपिडिडाइमस से निकलते हैं और एक और डक्ट में आ जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, वास डिफरेंस कहा जाता है। सही है, ऐसे हम दूसरा क्या नाम दिया था, डक्टस डिफरेंस नाम दिया था। उसके बाद जो हमारे पास आखिरी डक्ट आती है वो होती है यूरिथ्रा। आपको पता है कि यूरिथ्रा क्या है, यूरिन वाली डक्ट है, जहाँ से यूरिन पास होता है। इस डक्ट को क्या कहा जाता है, यूरिथ्रा कहा जाता है। अब यहाँ से यूरिन, इस डक्ट से यूरिन भी पास होता है और इसी डक्ट से जो है वो स्पर्म भी पास होते हैं। तो इसलिए यूरिथ्रा को कहा जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। लफ्ज़ जेनाइटल इस्तेमाल होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के लिए। देखो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब भी हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कहते हैं कि वी हैव जेनाइटल प्रॉब्लम्स, वी हैव अल्सर्स ऑन द जेनाइटल ऑर्गन। इस तरह का हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड जो जेनाइटल है ये यूज़ होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। और यूरिनो हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से यूरिन पास होता है। जेनाइटल हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से स्पर्म पास होते हैं। तो जो यूरिथ्रा है ये आपकी यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहलाती है, जो कि कॉमन पैसेज होता है यूरिन का भी और स्पर्म्स का भी। और इसके अंदर जो स्पर्म है वो कहाँ से आते हैं, वेस्ट डिफरेंस से। और वेस्ट डिफरेंस से कहाँ से आते हैं, एपिडिडाइमस से। तो वो आपसे स्पर्म का फ्लो भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेड टेस्टिस, फिर एपिडिडाइमस, फिर वेस्ट डिफरेंस, फिर यूरिथ्रा। और जो पेनिस है ये आपको पता है कि एक ह्यूमन मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि उसको कॉपुलेशन में या मेटिंग में क्या करता है, मदद करता है, जो कि स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने में मदद करता है।
अच्छा देखें, अब आप लोगों को पता होगा कि यूरिन की जो पीएच है वो नॉर्मली एसिडिक होती है, 5 जो है वो यूरिन की पीएच होती है। जबकि हम स्पर्म की बात करते हैं तो उसकी पीएच ऑलमोस्ट जो है वो नियर टू न्यूट्रल होती है। तो अब यूरिन की पीएच कुछ और है और स्पर्म की पीएच जो है वो कुछ और है। तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों का रूट एक है। तो आपको क्या लगता है कि जब स्पर्म इस यूरिन वाली डक्ट के से पास होंगे तो स्पर्म की पीएच मेंटेन रहेगी? नहीं, स्पर्म की पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी और स्पर्म किल हो जाएँगे, स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो स्पर्म की पीएच को मेंटेन करने के लिए एक ह्यूमन के अंदर 3 ग्लैंड लगे हुए होते हैं, ठीक है? एक ग्लैंड को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरे को कहा जाता है वेसिकुलर ग्लैंड, तीसरे को कहा जाता है कॉपर्स ग्लैंड। इसकी शेप बल्ब की तरह होती है और यूरिथ्रा में लगा हुआ होता है, इसलिए इसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। तो ये 3 ग्लैंड जो हैं वो मेल के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इन तीनों ग्लैंड से कुछ सीक्रेशंस निकलती हैं, उन सीक्रेशंस के साथ जो स्पर्म है वो मिक्स हो जाते हैं। इन तीनों ग्लैंड की सीक्रेशन और इस स्पर्म का मिक्सचर जो है वो मिला के उसको हम एक नाम देते हैं, उसको हम सेमिनल फ्लूइड कहते हैं या आम लफ्ज़ों में हम उसे सेमिन कहते हैं। देखो स्पर्म एंड सेमिन में क्या फ़र्क है? स्पर्म जो है वो बिल्कुल जो है एक अपनी अलग पहचान, एक अलग सेल है। अब इन्हीं सेलों के अंदर जब आप इन 3 ग्लैंड्स की सीक्रेशन को मिक्स कर दो स्पर्म के साथ, तो वो फिर आपका सेमिनल फ्लूइड कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? सेमिन कहलाता है। ये कहता है कि ये सीक्रेशंस क्यों होती हैं? इनके बहुत सारे काम होते हैं, 3 काम होते हैं। एक इनका काम ये होता है कि ये फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? स्पर्म को फूड तो चाहिए। और दूसरा ये स्पर्म को मीडियम प्रोवाइड करते हैं। अब आपने कहा था कि सर स्पर्म के ऊपर टेल होती है, स्पर्म स्विम कर सकता है, लेकिन स्विमिंग के लिए हमें मीडियम चाहिए, तो वो मीडियम भी इन्हीं ग्लैंड्स की सीक्रेशन से मिलेगा। तीसरा जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो ये करते हैं, जो एसिडिटी होती है किसकी वजह से? यूरिन की वजह से। मैंने बताया ना यूरिन की पीएच 5 है, एसिडिक पीएच है। उसको न्यूट्रलाइज़ करने की ज़िम्मेदारी भी किनकी होती है? इन तीनों ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड की होती है, सीक्रेशंस की होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इन ग्लैंड का काम भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा डेवलप हो रहा होता है मदर की बॉडी के अंदर, मैं मदर की बॉडी के बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो एब्डोमेन के अंदर होते हैं, ठीक है? टेस्टिकल्स उसके इन बिटवीन द थाई नहीं होते, बाहर नहीं होते, एब्डोमेन के अंदर होते हैं। जैसे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो वो टेस्टिकल्स एब्डोमेन से निकल के बाहर एक पाउच डेवलप होता है, उस पाउच को कहा जाता है स्क्रोटम। फिर वो दोनों टेस्टिकल्स जो हैं स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं, इस पाउच के अंदर आ जाते हैं। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? आपने याद रखना कि स्पर्म कभी भी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर डेवलप नहीं करते, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। स्पर्म का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। स्पर्म का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है। तो इट मीन्स कि कितना होता है? 35 सेंटीग्रेड होता है। तो बाज़ औक़ात पूछते हैं कि जो टेस्टिकल्स हैं वो क्यों इन बिटवीन द थाई स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं? उसका जवाब भी यही है, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर स्पर्म का होता है वो कितना होता है? 35 सेंटीग्रेड होता है, जबकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 सेंटीग्रेड। तो ये रीज़न से ये कहता है टेस्टिस आर डेवलप इनसाइड द एब्डोमेन, मैंने आपको बता दिया। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होती है टेस्टिस जो है वो एक पाउच, स्किन का पाउच बना है, उसके अंदर आ जाते हैं, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स जो हैं वो बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर डेवलप कभी भी नहीं कर सकते। नॉर्मल टेम्परेचर जो स्पर्म की डेवलपमेंट का है वो 35 सेंटीग्रेड होता है। अच्छा, जो पेनिस है और जो स्क्रोटम है, इसको कहा जाता है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटलिया हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया उनको कहा जाता है कि जो विजुअलाइज हों, जिनको हम अपनी आंखों के साथ देख सकें, उनको एक्सटर्नल जेनिटलिया कहा जाता है। देखो हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को नहीं देख सकते, एपिडिडाइमिस को हम नहीं देख सकते, हम वास डिफरेंस को नहीं देख सकते, हम यूरिथ्रा को नहीं देख सकते, लेकिन ये 2 ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जो कि विजुअलाइज होते हैं, एक स्क्रोटम और दूसरा हमारे पास पेनिस। अच्छा, ये कहता है कि ह्यूमन के जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर तकरीबन कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं? 500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और उनके अंदर हर दिन 30 मिलियन स्पर्म्स की जो है वो क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देयर accessory ग्लैंड्स एंड द इम्पोर्टेंट नोट। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहाँ प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।